नमस्कार, आदाब। हमारे विशेष शिवराज 10 साल में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के 10 साल, शिवराज के 10 साल को इसलिए भी याद किया जाना जरूरी है क्योंकि एक आम आदमी जननायक बना है, क्योंकि उनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हो गए। मध्य प्रदेश में बीजेपी को सत्ता चलाना नहीं आता, शिवराज सिंह ने इस मिथक को तोड़ा है। लोकसभा चुनाव में मोदी गुजरात मॉडल दिखाकर सत्ता में आए, लेकिन विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश को मॉडल बनाया गया। लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्यादान, निकाह योजना और सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण जैसा कदम शिवराज की बड़ी उपलब्धि। जैत के पांव पांव वाले भैया आप जगत मामा बन गए। जी हां, यही है हमारा आज का विशेष शिवराज 10 साल। इससे पहले कि हम शिवराज सरकार के 10 सालों पर चर्चा करें, देखते हैं उनकी उपलब्धियां और उनकी राजनीतिक यात्रा किस तरह की रही है। इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 29 नवंबर 2005 शिवराज सिंह चौहान ने ली सीएम पद की शपथ। शिवराज सिंह चौहान के बतौर मुख्यमंत्री 10 साल। शिवराज सिंह चौहान ने गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के रूप में 10 साल का कार्यकाल पूरा कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। शिवराज सिंह चौहान का जन्म सीहोर जिले के नर्मदा किनारे बसे एक छोटे से गांव जैत में हुआ था। चौथी कक्षा तक उन्होंने जैत में ही पढ़ाई की, जिसके बाद शिव ने भोपाल का रुख किया और मॉडल स्कूल के बाद बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। इसी के साथ ही शिवराज दर्शन शास्त्र में गोल्ड मेडलिस्ट बने। शिवराज सिंह चौहान की राजनीतिक यात्रा 1977-78 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री के रूप में शुरू हुई। 1990 में पहली बार बुधनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। इसके बाद 1991 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से पहली बार सांसद चुने गए। कुल 4 बार वे सांसद चुने गए। वे 2000 से 2003 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। साल 2005 में वे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने। शिवराज सिंह चौहान को किसान पुत्र कहा जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा चिंता उन्हें किसानों की रहती है। यही कारण है कि जब ओलावृष्टि, अतिवर्षा और सूखे से किसानों की फसल बर्बाद हुई तो किसानों का दर्द उनका दर्द बन गया और उनकी मदद के लिए सरकार ने खजाने खोल दिए। लगातार किसानों को 0% ब्याज पर कर्ज देना उनकी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मध्य प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाने का सपना उन्होंने संजोया है और उसी के लिए लगातार 10 सालों से कोशिश कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने जहां एक तरफ अपने कार्यकाल के 10 साल पूरे किए हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें इन 10 साल में कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। जहां सूखे से प्रदेश के किसानों के चेहरे पर मायूसी है, वहीं केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे 7वें वेतन आयोग से सरकारी खजाने पर पड़ने वाला बोझ भी प्रदेश के विकास की रफ्तार को रोकने की कोशिश कर सकता है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या शिवराज सिंह चौहान ऐसे ही प्रदेश का विकास करते रहेंगे? हालांकि उन्होंने स्वयं माना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में अभी बहुत काम करना बाकी है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। काम तो बहुत बाकी है, काम बहुत करने हैं और काम निरंतर होने वाली चीज है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान किस तरह से काम करते हैं, क्या उनका अंदाज है? वो जब मुख्यमंत्री नहीं थे उसके पहले वो कैसा काम करते थे, जब वो मुख्यमंत्री बन गए फिर क्या किया, प्रशासनिक कसावट किस तरह की है, इन सारी चीजों पर
हम बात करेंगे। आज हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। गणेश साकल्ले टीवी स्टार के हेड हैं, देवेश कल्याणी संपादक हैं प्रदेश टुडे के, और जयराम शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार और चरैवती के संपादक हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। साकल्ले साहब, आपसे ही हम शुरू करते हैं। आपने शिवराज सिंह को, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, और एक बड़ा नेता जननायक बनते हुए देखा है, और उनकी उन शुरुआती दिनों को भी आपने नज़दीक से देखा है, जब वो भोपाल आए और फिर उसके बाद राजनीतिक पारी उनकी शुरू हुई। कैसे देखते हैं आप उनको, एक नेता की तरह, एक व्यक्ति की तरह और एक मुख्यमंत्री की तरह? शिवराज सिंह जी जो है, उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही शुरू से कि वो, उनकी वक्तत्व कला जो है, जो भाषण देने की उनकी जो शैली है, वो शुरू से अद्भुत रही। और वो जो स्कूल जीवन में भी वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते थे और बढ़ चढ़कर उसमें फर्स्ट प्राइज जीतते रहे थे। और उस समय जब ये छात्र राजनीति का दौर था, तो छात्र राजनीति में विद्यार्थी परिषद में वैसे भी कम लोग जाते थे उस जमाने में, और जब शिवराज सिंह जी उस विद्यार्थी परिषद में गए और इन्होंने अपनी भाषण शैली से वहाँ पे एक मुकाम बनाया, तो उसके बाद ये लगातार इनको बुलाया जाता रहा अलग अलग स्थानों पर भाषण देने के लिए। और शिवराज जी ने एकात्म मानववाद पे भी काफ़ी अध्ययन किया, पढ़ने लिखने का उनको शौक था, और उनकी खासियत ये है कि उनको नींद में से उठा करके किसी भी विषय पे बोलने का कहा जाए तो वो अच्छे से अच्छा भाषण दे सकते हैं। एक बहुत बड़ा कारण ये था। दूसरा, उनका एक वजह ये रही कि विद्यार्थी परिषद में जब वो काम करते थे तो कुशल संगठक भी रहे। वो संगठक के नाते उन्होंने बहुत बड़ा एक यूथ को अपने साथ जोड़ा, और जोड़ने के बाद संघर्ष बहुत किया, बहुत लाठियां खाई, बहुत आंदोलन किए। और मैंने तो उनको एक बहुत बधाई भी दी थी जब उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसे पुलिस अधिकारी को डीजीपी बनाया था जिन्होंने उन पर लाठीचार्ज कराया था। तो शिवराज सिंह जी इस तरह के व्यक्ति हैं कि वो बिना दुराग्रह पूर्वाग्रह के काम करते हैं, और उन्होंने इतना बड़ा दिल का परिचय दिया कि जिस एसपी के कार्यकाल में उन लोगों ने लाठी खाई, उनको उन्होंने डीजीपी बनाया। तो इस तरह की कई उनकी खूबियां हैं जिसकी वजह से वो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और एक और सबसे बड़ी बात यह है कि वो किसी से भी दुराग्रह नहीं रखते हैं। जैसे राजनीति में होता है कि रिवेंज होता है या कि बदले की भावना होती है, उस तरह का उनका नेचर नहीं है। तो एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि उनसे किसी को खतरा नहीं है। इस वजह से भी वो यहाँ तक पहुंचे और आगे जाएंगे, मैं जानता हूँ। आने वाले वक्तों में उनके साथ किस किस तरह की चुनौतियाँ होंगी, हर व्यक्ति में कुछ अच्छा और कुछ कमजोरी होती है, उस पर भी मैं आपके पास लौटूंगा अगले उसमें। लेकिन अभी हम देवेश कल्याणी जी के पास चलते हैं। देवेश जी, आप कैसे देखते हैं एक शिवराज सिंह एक नेता के तौर पर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर? मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को जितना मीडिया एक्सपोजर मिला है, सारे लोग उन्हें एक बहुत बेहतर मुख्यमंत्री के बतौर देखते हैं, जानते हैं, प्रशासनिक कसावट उनकी देखते हैं। पर एक अलग पहलू है उनके जीवन का, वो द पावर ऑफ कॉमन मैन अगर कहें तो वो है शिवराज। वो आज भी एक कॉमन मैन है। आप देखिए, वो बड़ी सहजता से गणेश जी की प्रतिमा खरीदने जाते हैं, धनतेरस पे बाजार में बर्तन खरीदने जाते हैं, पत्नी के साथ मंदिर तक जाते हैं, बेटियों की शादी कराते हैं, विसर्जन घाट पे जाते हैं। वो सारे वो काम करते हैं बड़ी सहजता से जो एक आम आदमी करता है। और वो पावर ऑफ कॉमन मैन का सबसे सटीक और ठोस उदाहरण है। आप देखिए, सारे जितने पावर हब्स हैं देश भर में, उन सब के पास आपको एक एरोगेंस नजर आता है, लेकिन शिवराज जी जितने सहज सरल हैं, उसको देखते ही बनता है कि एक कॉमन मैन भी सीएम हो सकता है। ये उसका पर्याय है। मतलब उन्होंने उनके जो संकल्पों की यात्रा है और उससे वो आज जहाँ तक भी पहुँचे हैं, मुझे लगता है कि ये यात्रा जो है बहुत लंबी दूर तक जाने वाली है, क्योंकि अपने आप को एक सामान्य आदमी बनाए रखते हुए सीएम के पद के दायित्वों का निर्वहन करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण और कठिन है। और उस चुनौती पे खरा उतरने वाला अगर कोई है तो वो शिवराज है।
बिल्कुल। जयराम शुक्ला जी, आप कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों? देखिए, एक शब्द में मैं कहूँ तो शिवराज जी लो प्रोफाइल के हाई एफिशिएंसी वाले नेता हैं। एक ऐसा चेहरा मध्य प्रदेश को नेतृत्व दे रहा है कि पूरी भीड़ उसमें से अपना चेहरा तलाशती है। मैं एक वाकया बताता हूँ। ये नवंबर जो पिछले विधानसभा का जो चुनाव हुआ, तो उनके साथ जाने का मौका मिला, बेंच क्षेत्र के दौरे पर गए थे। तो मैं उनकी चुनावी सभा के आखिरी छोर में खड़ा हो जाता था और पब्लिक के रिएक्शंस क्या हैं मुख्यमंत्री के बारे में वो तजवीजता था, सोचता था। एक जगह मैं गया तो एक बुजुर्ग ने बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया। कहा कि ये जो 1.5 पसली का आदमी है, ये बड़े बड़े दिग्गजों को पानी पिला देगा। वो 1.5 पसली मतलब खुद को परिभाषित करते हुए, जैसे एक 1.5 पसली एक कॉमन, जिसको लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं, गरीब आदमी का प्रतिनिधित्व करने वाला कह सकते हैं, वो अपनी छवि मुख्यमंत्री में देखता है। यद्यपि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने और उससे पहले जब 77 में भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ घटक की सरकार बनी थी, इसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी। हाँ, और इसके बाद फिर 90 से 2 साल के लिए सरकार बनी, जो पटवारी का जो भी नेतृत्व रहा है। तो जैसा कि गणेश भाई ने कहा कि एक इस मिथक को तोड़ा कि लंबे समय तक हम सरकार, भारतीय जनता पार्टी भी सरकार चला सकती है। लेकिन शिवराज सिंह जी को जब यहाँ नेतृत्व मिला, तो आप समझिए कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भीतर की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी वो हाई वोल्टेज थी। कब क्या किस पल में हो जाए, कौन टूट के कहाँ चला जाए, यहाँ तक कि पार्टी के विखंडन की स्थितियां आ गई थी। तो ऐसी स्थिति में जब शिवराज जी पर भरोसा पार्टी के नेतृत्व ने किया और उनके हाथ में बागडोर सौंपी, तो लगभग सभी पर्यवेक्षक, समीक्षक यही कह रहे थे कि ये शिवराज जी के बूते की बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वो खींच पाएंगे। कितने दिन चलेंगे जी। हाँ, लेकिन शिवराज जी ने, जो देवेश जी ने कहा कि पावर ऑफ कॉमन मैन, उस सूत्र को उन्होंने ऐसे पकड़ा, संगठक के रूप में पांव वाले भैया, लोगों के बीच में जाना, शादी ब्याह करवाना, दुख सुख में शामिल होना, ये तो उनके अपने चरित्र में था ही, उनकी आदत में ही था। इसी को जो साधारण सी बातें हैं, जिनको बड़े नेता बिल्कुल इग्नोर करते हैं, उपेक्षित करते हैं, उसको उन्हें अपनी ताकत बनाया। किसी भी समारोह में आप जाएं, वो खुद को पब्लिक से इतना कनेक्ट करते हैं कि आज की तारीख में मैं कहता हूं कि पूरे देश में पब्लिक से इतना ज्यादा कनेक्ट, इतना ज्यादा नजदीक और इतना ज्यादा घुला मिला चेहरा शायद ही राजनीति में हो। और बिल्कुल उनके जैसा चेहरा, उनके जैसा जी। तो चौहान साहब में, शिवराज जी में सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो एक सामाजिक नवाचार, सोशल इंजीनियरिंग तो हम नहीं कहेंगे उसको, एक सामाजिक नवाचार करते हैं। जैसे ये जो महापंचायतों का जो कॉन्सेप्ट है, हर जो वर्ग की महापंचायतें उन्होंने बिल्कुल जयराम जी, मैं आपके पास फिर लौटता हूँ। कुछ चलते हैं, फिर एक बार साकल्य साहब से इस बारे में बात करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पंचायत करना, ऐसे ऐसे समारोह करना, जैसे विवाह को लेकर और कई चीज़ों को वो खुद उसके ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। आज साकल्य जी, एक सवाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से यही किया गया कि क्या आप आमिर खान को मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि वो खुद ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो इस तरह से उन्होंने बेटी बचाओ अभियान का वो ब्रांड एम्बेसडर एक तरह से बने थे। देश विदेश सारे तरह की मीडिया से उन्होंने खुद इंटरेक्ट किया था और आज बेटी बचाओ अभियान जो है वो पूरे देश में लागू हो गया। साकल्य जी, एक तो ये सवाल ये भी है मेरा, लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान विधायक थे या सांसद थे या मुख्यमंत्री नहीं बने थे, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय क्या लगता था कि ये सीएम मटेरियल है, इस तरह से ये सीएम बन सकते हैं? क्या उस समय जब आप लोग एक पारखी निगाह, एक पत्रकार की निगाह में आप लोगों को लगता था कि ये मुख्यमंत्री भी बनेंगे और मुख्यमंत्री जो है वो 10 साल तक भी चलेंगे?
एक आपको बड़ा दिलचस्प वाक्य बताता हूँ मैं। उसकी स्वीकारोक्ति उन्होंने आज खुद करी है पत्रकारों के बीच भी, कि 1990 में जब शिवराज जी विधायक बने तो संयोग से, हमारे साथी भी सहमत होंगे इस बात से, कि करीब मतलब 70 से 80 युवा एमएलए जीत करके आए थे भारतीय जनता पार्टी से, और पटवा जी के नेतृत्व में सरकार बनी। तो छत्तीसगढ़ के जो हमारे दो समय विधायक थे बीजेपी के, उनको पटवा जी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। और बड़ी मजेदार बात यह है कि वो शिवराज जी जब युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे तब उनकी बॉडी में वो उपाध्यक्ष और महामंत्री हुआ करते थे, ब्रजमोहन अग्रवाल और प्रेम प्रकाश पांडे। तो मैं उनसे काफी जुड़ा रहा। बड़ा दिलचस्प बात क्या है कि जब उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था तो बड़े व्यथित तो थे वो, और उनको ये लगा कि भाई आखिर ऐसी क्या वजह है कि मुझे मंत्री नहीं बनाया गया। तो युवा विधायकों की एक मीटिंग हुई पलाश होटल में जी, और उसमें ये संदेश जाना था कि शिवराज जी के साथ 70-80 एमएलए हैं। हालांकि वो बैठक बड़ी औपचारिक अनौपचारिक जैसी बैठक थी, उसमें सब डिनर वगैरह रखा गया था। पटवा जी को किसी ने ये बता दिया कि शिवराज जी के नेतृत्व में 70-80 विधायक इकट्ठे हो रहे हैं और कहीं ऐसा नहीं हो कि ये आपको चुनौती दे दे। तो पटवा जी उसमें बिना बुलाए पहुंच गए थे और पूरी उन्होंने जो मीटिंग थी, जो उनकी बैठक थी, बैठक में भी के बाद उन्होंने डिनर वगैरह किया, और ये हवा इस बात की मतलब निकल गई कि भाई ये ऐसा कोई उनके खिलाफ कोई असंतोष है या कोई युवा विधायक एकजुट हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं। तो इस तरह की जब उनको फिर 91 में जब सांसद का चुनाव लड़ाया गया जी, अटल जी ने जब विदिशा से चुनाव जीता, उसके बाद रिजाइन किया और फिर शिवराज जी को जो है लड़ाया गया, तो वो बिल्कुल इच्छुक नहीं थे दिल्ली जाने के। इस बारे में भी उन्होंने आज उसका भी उन्होंने उल्लेख किया है जी। तो बेसिकली क्या है कि शिवराज जी की इच्छा शुरू से ये थी कि मैं प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहूं, लेकिन 91 से लगातार वो करीब 14 साल तक सांसद के रूप में दिल्ली में अपनी सेवाएं देते रहे। और उनको 2004 में जब उमा भारती को हटाया गया, तो ये मान के चलिए कि उसी समय उनका आने का डिसाइड हो गया था कि शिवराज जी मध्य प्रदेश आ रहे हैं। लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने उसमें एक ये पेच लगा दिया कि शिवराज सिंह जी पिछले 14 साल से प्रदेश की राजनीति से कटे हुए हैं, प्रदेश के बारे में ज्यादा उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए इनको पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए और उसके बाद इनको सीएम बनाने की सोची जाए। उसी कड़ी में बाबूलाल गौर का नाम आया और गौर साहब 15 महीने मुख्यमंत्री रहे। तो शिवराज जी क्या है कि बहुत अलग तरह के नेता है बीजेपी में। सबसे बड़ी उनकी खासियत यह है कि वो, मैंने बताया कि किसी से भी वो बैर नहीं पालते। मतलब रिजवान भाई अगर आप भी नाराज हो गए उनसे तो वो आपको ही बना लेंगे। और यही वजह जो आपने बताई कि जब पार्टी से अलग होने की बात जयराम जी कह रहे थे, अभी देवेश भाई ने भी बताया, कॉमन मैन से जुड़े हुए हैं वो, उनकी खासियत यही है कि वो उन्होंने धीरे धीरे जितने भी उनसे उनके विरोध में जा सकते थे उन सबको धीरे धीरे बातचीत करके, संवाद करके अपना बना लिया। तो इस तरह की उनकी खासियत है। बिल्कुल देवेश कल्याणी जी, इस बारे में मैं आपसे भी समझना चाहता हूँ। और चूंकि आप सब तीनों बहुत पारखी लोग हैं और आपने बहुत नज़दीक से देखा है, उसके बाद फिर हम कुछ ऐसी चीज़ों पर भी बातचीत करेंगे अगले चरण में कि ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें, और वो जो जीरो टॉलरेंस इस बार शपथ ग्रहण के समय जिसकी बात हुई थी, उस पर भी अब कितना अमल करने की ज़रूरत है, और अगली बार जब 2018 में फिर जब चुनाव मैदान में जाना है तो उसके लिए क्या तैयारियां करनी है। देखिए, लगातार 2 दिनों से मुख्यमंत्री जी के साथ प्रेस का इंटरेक्शन हो रहा है और जो बातें सुन रहे हैं, जैसे आपने कहा कि किसी को लगता था या नहीं लगता था कि वो सीएम मटेरियल है, कितनी दूर चलेंगे, कितने दिन चलेंगे। शुक्ला जी ने भी कहा, साकल्य जी ने भी कहा, उन्होंने जो उनकी, जब पहली बार वो सीएम बने 2005 में, तब लोगों ने, किसी ने कहा कि चश्मा बड़ा है, पजामे की मोहरी ज़्यादा बड़ी है, भाषा में बहुत देसीपन है, बहुत सारी चीज़ें गिनाई थी। और
योग देखिए और संकल्प की साधना देखिए। उन्होंने जो अपने संकल्प लिए थे, उनकी साधना के लिए उन्होंने उसी चीज को अपनी ताकत बना लिया। और उन्होंने बताया कि सीएम मटेरियल होने के लिए कोई रेडी फार्मूला नहीं हो सकता, जैसे हम बार बार कहते हैं कि वो किसी डिजाइनर की जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली कि कोई सा भी ऐसा फिक्स फॉर्मेट है कि ऐसा आदमी होगा तो ही सीएम मटेरियल हो सकता है। उन्होंने ये बड़ा मिथक तोड़ा कि एक कॉमन मैन सीएम भी हो सकता है, एक बात। और जो दूसरी बात आप जीरो टॉलरेंस की कर रहे हैं, कल इस पर मैं लौटूंगा लेकिन अभी मैं इसकी बात नहीं अभी नहीं कर रहा हूँ। जी इस पर मैं लौटूंगा, तब आप लोगों से इस पर बात करूंगा। लेकिन अभी तो मैं ये उनकी उस चीज की ही बात करना चाह रहा था कि जी सही ना कि देसीपन है, पजामे की मोरी ज्यादा है। बहुत पते की बात यह है कि शिवराज जी जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, जैसे मान लो वो बुंदेलखंड जाएंगे तो वो बुंदेलखंड नहीं बोलेंगे, हमने बाकी मुंह पे कह रही थी जी। तो अब वो वही की भाषा में जाते हैं, वही अंदाज उनका हो जाता है। जनता को ये लगता है कि ये हमारे बीच का आदमी जी। और उन्होंने उसको अपनी ताकत बनाया, उस देसीपन को। बिल्कुल बिल्कुल। देवेश जी आप और कुछ कहना चाहें, फिर मैं जयराम जी के पास जी। आप बिल्कुल जयराम जी से आप बात कीजिए। जयराम शुक्ला जी, आपसे भी मेरा वही सवाल है और फिर हम लोग चुनौतियों के बारे में बात करेंगे, इसलिए कि 10 साल हो गए। किसी भी एक नेता को 10 साल देखना, देखिए हमको बड़ी एक खासियत और लगती है जी, जो कि सामान्य नेताओं में देखने को नहीं मिलती। एक तो उनकी अध्ययनशीलता जी, तथ्य और आंकड़े से ऐसे सड़सड़ा के पढ़ते हैं। आमतौर पर नेताओं के जो भाषण आम सभाओं के होते हैं बहुत सतही होते हैं, उनमें तथ्य तर्क और ये सब चीजें बहुत ज्यादा नहीं होती। लेकिन शिवराज जी ने जब भी कोई जनसभा या कोई बड़ी सभा को संबोधित किया तो हमेशा तर्क, तथ्य और आंकड़े, ये उनके संभाषण कला की बड़ी खूबी देखने को मिलती है। दूसरी बात ये है कि कभी भी वो खुद को आगे नहीं रखते, यानी कि कोई ऐसी स्पर्धा नहीं पालते कि ताकि एक ऐसा संदेश जाए कि इनकी महत्वाकांक्षा इसके आगे भी है। खुद को वो एक लो प्रोफाइल में रखने वाले नेता हैं। जितना प्रदेश कार्यालय में आने वाले मुख्यमंत्रियों में जितना संभवतः शिवराज सिंह जी हैं, एक सामान्य कार्यकर्ता की बात मैं देखता हूं कि महीने में कम से कम 5 से 10 बार उनका आना जाना प्रदेश संगठन के मुख्यालय में होता है। जब वहां आते हैं तो उनका जो बर्ताव और जो व्यवहार होता है एक सामान्य कार्यकर्ता की भांति होता है। यद्यपि वो मुख्यमंत्री है तो एक आभा मंडल जरूर रहता है, लेकिन उनकी बातचीत, उनके सुझाव और उनका जो आपस का संवाद होता है वहाँ, ऐसा ही लगता है कि जैसे ये एक सामान्य से कार्यकर्ता हो और आडंबर नहीं होता। हाँ, कोई आडंबर नहीं, पार्टी की चिंता रहती है उनको और पूरा शिष्टाचार का ये लिहाज करते हैं कि ऐसा है कि संगठन में चले जाएं तो चूंकि मुख्यमंत्री हैं इसलिए उनको ही प्राथमिकता दी जाए। वो दूसरों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि पहले इनसे भाषण करवाइए, पहले इनको सम्मान दीजिए। ये उनमें एक बहुत बड़ा बड़ापन है कि अपने साथ के लोगों को भी वो पोषित करते हैं, प्रेरित करते हैं और उनको समर्थ बनाने की कोशिश, सम्मान देते हैं, उन्हें मौका भी देते हैं। हमारे साथ समाज सेवी अंशु गुप्ता जुड़ी हुई है। अंशु, आप एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें कैसे देखते हैं, एक जननेता के तौर पर कैसे देखती हैं? और चलिए फिर हम इस पर बात करेंगे। अब चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के भाषण की बात जयराम जी ने की है तो मैं आप लोगों से भी उस पर बात करूंगा, इसलिए कि मैं अपना अनुभव पहले बता दूं तो शायद फिर उसका प्रभाव आप लोगों की चीज़ों पर पड़ेगा। लेकिन आप तो तीनों संपादक हैं और मुख्यमंत्री के ढेर सारे भाषण, जब खास तौर से चुनाव का वो जो आखिरी 1-2 साल होता है उस समय जिस तरह के भाषण आप लोगों तक पहुंचते हैं और आपके रिपोर्टर्स, आपके जो करस्पॉन्डेंट हैं या कहीं कभी आप लोग भी वहां जाते हैं, उन भाषणों को आप कैसे देखते हैं और उसमें एक पत्रकार को क्या क्या मटेरियल मिलता है और क्या क्या परेशानियां भी होती हैं? अगर मैं आपसे शुरू करूं गणेश जी तो आप कैसे बताएंगे? इस बारे में भी मैं आपको बड़ा रोचक किस्सा बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं 2007 से लेकर 2011 तक मैं पॉलिटिकल एडिटर रहा, मतलब स्टेट ब्यूरो हेड मैंने के रूप में दैनिक भास्कर में काम किया।
तो कई बार उनके साथ मुझे चुनावी सभाओं में जाने का मौका मिला। तो एक बड़ा रोचक वाकया है कि अक्सर वो जाते थे तो वो लाडली लक्ष्मी, कन्यादान योजना, और वो एक बात जरूर कहते थे कि मैंने बेटियों के लिए मतलब जन्म से लेकर शादी ब्याह तक की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, जो उनका एक डायलॉग था जी। वो बड़ा लोकप्रिय था। और एक दफा ये हुआ कि हम रीवा से सतना और उधर भी गए थे, सीधी वाले एरिया में भी, वहां से फिर लौट के बुंदेलखंड के एरिया में आए। तो इस बीच हम लोगों की बातचीत हुई। तो हमने बातचीत में ही, हेलीकॉप्टर में ही बातचीत हो रही थी कि उसमें ये कहा गया कि भाई अब लाडली लक्ष्मी और कन्यादान बुंदेलखंड में नहीं चलेगा, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग कैंपेन करने को जा रहे थे। तो ऐसी बातचीत चली तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ क्या होगा। तो हमने कहा यहाँ तो ऐसी बातचीत में निकला कि मतलब अपराधियों की जगह जो है गांव की गलियों में नहीं, जेल की सलाखों के पीछे होगी, और सज्जनों के लिए जो है मैं फूल से भी कोमल हूँ और दुर्जनों के लिए वज्र से भी कठोर हूँ। तो इस तरह के क्या है कि वो बहुत आसानी से चीजों को आत्मसात कर लेते। उनका ये कभी भी हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है कि मतलब मैंने जो कह दिया या मैंने जो कर दिया वो मतलब अंतिम है। और ये बातचीत में निकली, और हम लोगों की बातचीत के बाद जब वो स्पीच देने वहां खड़े हुए चुनावी सभा में, तो आप आश्चर्य करेंगे कि उन्होंने इस बात को इतने बढ़िया ढंग से प्रस्तुत किया अपने भाषण में कि जोरदार तालियां बजी वहां। और हम लोग बाजार में कहते भी थे कि भाई ये नुस्खा चल गया यहाँ पे ऐसा। जी जी। तो इस तरह की बात है कि वो भाषण प्रयोगधर्मी है, प्रयोगधर्मी है। और उनमें सबसे अच्छी जो भाषण की जो उनकी बात वो कला है वो, जैसे अपन जाते हैं साथ में भी तो बातचीत करते में भी वो कौन सी चीज पकड़ लेंगे और उसको किस रूप में प्रस्तुत करेंगे अपने भाषण के दौरान, ये हम समझ नहीं सकते। और वो बहुत बड़ी कला की है। बिल्कुल बिल्कुल। देवेश जी, आपसे भी यही समझना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही 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 इसलिए कि आप वरिष्ठों की निगाह से कैसा, मतलब कभी कभी कोई धर्म संकट भी खड़ा हुआ कि वो अलग अलग जगह के सारे बहुत बार क्या होता है कि चूंकि हम दोपहर के अखबार हैं, सीएम सामने बोल रहे होते हैं, अमूमन प्रोग्राम 11, साढ़े 11, पौने 12 बजे शुरू होते हैं, और उसी समय हमें हमारा अखबार छोड़ने की डेडलाइन दिख रही होती है। कम लोगों को मालूम होगा, एक बड़ा दिलचस्प तथ्य है ये कि देश में अकेले शिवराज जी ऐसे नेता हैं जो प्रति मिनट सबसे ज्यादा शब्द डिलीवर करते हैं। वो जब बोलते हैं तो आपको इतने तथ्य एक साथ देते हैं कि अगर आपसे कोई एक तथ्य छूटा कि वो छूट ही जाएगा, आप उसको दोबारा पकड़ने का मौका नहीं मिलता है। वो बहुत धारा प्रवाह बोलते हैं, तो उस धारा प्रवाह बोलने में और प्रति मिनट सबसे ज्यादा शब्द डिलीवर करने में कई बार ऐसा होता है कि हमसे कई बार लगता है कि छूट गया और अब उसको रिकॉल करने का समय नहीं होता है, लेकिन उसकी व्यवस्थाएं होती हैं। आजकल तकनीक बड़ी एडवांस है, तो वो रिकॉर्ड भी हो रहा होता है, उसको दोबारा सुनते भी हैं। लेकिन कभी कभी हमारे सीएम को के जो धारा प्रवाह, जिसको अगर हम कहें कि वो घन गरज बोलते हैं, मूसलधार बारिश की तरह ऐसा सरस बोलते हुए और बरसते चले जाते हैं, और वही प्रवाह कभी फूलों की तरह ऐसा बिखरता चला जाता, खुशबू सा। लेकिन निश्चित तौर से बोलने में कोई सानी नहीं है उनका। और फैक्ट एंड फिगर्स के साथ चूंकि बात होती है, तथ्यों का बड़ा ध्यान रखना होता है। और मैंने कई बार महसूस किया है कि खुद उनकी कई बार पता चलता है कि आज सीएम ने इस खबर को लेके नाराजगी व्यक्त करी या खुशी जाहिर करी या उन्होंने कहा ये अच्छा है। कई बार ऐसा होता है, कई चीज़ें बाद में घूमते फिरते कई सारे सोर्सेज से बाहर निकलती हैं जब, तो पता पड़ता है कि यार वो तो तथ्य तो ये कहा था, उस अखबार में ऐसा क्यों छप गया या यहाँ कैसे आया। तो ये चीज़ें जब बाहर घूमती हुई आती हैं तब लगता है कि कोई व्यक्ति कितना संवेदनशील हो सकता है उन तथ्यों के प्रति, और उन तथ्यों के प्रति संवेदनशीलता का ही ये नतीजा है कि वो अपनी बात जब भी रखते हैं, जैसे दोनों मेरे वरिष्ठ साथियों ने कहा भी है कि वो शायद अकेले ऐसे सीएम हैं जो अपनी बात पूरे प्रमाणों के साथ, मैं प्रमाण तुरंत, जो बात मैं आपसे अभी इससे पहले भी कहना चाह रहा हूँ, कल उनके पास एक मैं प्रमाण परसों शिकायत हुई 2,
और आपको ये नहीं कह सकता है कि कोई चुनाव है या उनको कोई लाभ होने वाला था या उसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। उन्होंने कल की बातचीत में कहा कि बर्दाश्त के बाहर की चीज़ें हैं, जो बर्दाश्त के बाहर की चीज़ें हैं जिसमें दंड दिया जाएगा, मतलब दिया जाएगा। कल 2 अफसरों पर कार्रवाई हुई है, तो वो जो जीरो टॉलरेंस उनका है जी, उस पर भी आऊंगा लेकिन बात वही आ रही है। जी जी जी, मैं आऊंगा। जयराम जी, आपसे भी मैं समझना चाहता हूँ इसको। देखिए, एक और भी भाषण और भाषण के कवरेज की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, उसको नहीं, उसके मैं थोड़ा कवरेज जी, पत्रकारिता से कनेक्ट करने वाली बात मैं बोलना चाह रहा हूँ जी। आमतौर पे सत्ता से और पत्रकारिता का 36 का आंकड़ा होता है जी, जो दोस्ती भी होती है वो दिखावे की होती है जी। और जितने भी कन्फ्रंट हुए हैं पत्रकारिता में, तो सत्ता ने हमेशा कुछ ना कुछ या तो खरीदने की कोशिश की या कुचलने की कोशिश की या इस तरीके से की। और सबसे जो मशहूर प्रेस बिल था जगन्नाथ मिश्रा जी का था, वो मुख्यमंत्री थे बिहार के। फिर मुलायम जी का भी पत्रकारों से कन्फ्रंट हुआ, मायावती जी का भी पत्रकारों से कन्फ्रंट हुआ। लेकिन अभी हाल की हल्ला बोल जैसी भी चीजें मुलायम सिंह के अभी हाल की घटना आप देखिए और इस पर विचार करिए। पत्रकारिता जगत के लोगों को इस पर विचार करना चाहिए और लिखना भी चाहिए था, जबकि लिखा नहीं गया। व्यापम का घोटाला अपने पूरे पीक पर था। सही झूठी और उड़ाई हुई पूरी खबरों से अखबार के पन्ने रंगे रहते थे। सोशल साइट्स, ट्विटर, तमाम इन सब के बीच उनके परिवार पर निजी हमले भी हो रहे थे और नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, रीजनल मीडिया, मतलब सब जगह वही बातें छाई हुई थी। लेकिन इन स्थितियों के बीच बिना विचलित हुए उन्होंने क्या किया? पत्रकारिता का राज्य सम्मान जो पिछले 7 वर्षों से रुका हुआ था, पत्रकारिता के राष्ट्रीय सम्मान जो पिछले 7 वर्षों से रुके हुए थे, उनको आयोजित करने के तत्काल निर्देश दिए। पत्रकारों की सुरक्षा पेंशन और सुरक्षा बीमा, ये जिस तरीके से योजनाएं हो सकती हैं। मैं आता हूँ, इस पर भी लौटूंगा। हमारे साथ दिल्ली से डीडी न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार आलोक श्रीवास्तव जी, माफ कीजिएगा अशोक श्रीवास्तव जी भी हैं, और हम प्रदेश के उनके प्रदेश के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो क्या सोचते हैं वो तो हम बात कर ही रहे हैं। और एक राजधानी में, देश की राजधानी में किस तरह की लोग सोच रखते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के प्रति, खासतौर से मीडिया की हम बात कर रहे हैं, इसलिए कि आज हमारा विषय ही मीडिया की निगाह में किस तरह के हैं शिवराज सिंह यही है। तो अशोक जी, आप कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को? 10 साल पूरे हो गए उनके। देखिए, जहां तक शिवराज जी की बात है, मेरा उनसे जो इंटरेक्शन जब से हुआ वो तब हुआ जब वो दिल्ली में थे और मुख्यमंत्री नहीं थे मध्य प्रदेश के, और दिल्ली में जब वो भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी थे। मैं बीजेपी बीट कवर करता था और तब से उनसे परिचय रहा। जो उनकी सबसे जो बड़ी बात है और जो अभी वो ये कि बहुत डाउन टू अर्थ है। उनमें कहीं पर भी वो एक एक चीज को, एक एक व्यक्ति को जिस तरह से मिलते हैं, जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से उनका जमीनी स्तर पे जो संपर्क बना हुआ है, वो मुझे लगता है उनकी सबसे बड़ी ताकत है, उनकी सादगी सबसे बड़ी ताकत है। और मैं उसके बाद जब मध्य प्रदेश में चुनाव था तो मैं सब जगह चुनाव के लिए घूमा था, तो मैं ये बड़ा हैरान था देखने के लिए कि मैं किस तरह से इतने साल में उनमें क्या परिवर्तन आया। तो जब मैं लोगों के बीच गया मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान, तो मैंने ये देखा कि लोग उनको जिस तरह से, सब आप जानते हैं कि उनको मामा कह के कहा जाता था सब जगह जाके, तो सब लोग जिस तरह से उनको लगातार प्यार देते थे, लगातार वो उनकी जो व्यक्तिगत छवि है, वो उनकी व्यक्तिगत छवि की वजह से उनका डाउन टू अर्थ होना, उनका सबके साथ मिलनसार स्वभाव का होना, ये उनकी मुझे लगता है सबसे बड़ी ताकत है, जिसने उनको लोगों अशोक जी एक सवाल आपसे मेरा और है कि आप तो ठीक है बीजेपी बीट कवर करते थे, आप मध्य प्रदेश में भी आए, लेकिन अगर हम नेशनल मीडिया की बात करें, दिल्ली के मीडिया जगत की बात करें, तो उनमें किस तरह की छवि है शिवराज सिंह की? आपस में अगर आप लोगों की बातचीत होती हो तो उनमें वो किस तरह से सोचते हैं शिवराज सिंह के बारे में? जाहिर सी बात है, अगर नेशनल मीडिया की बात करेंगे तो बीजेपी में अब से कुछ समय पहले आप चले जाएं, 2014 से पहले चले जाएं, तो बीजेपी में यही माना जाता था कि 2 ही मुख्यमंत्री हैं जिनमें राष्ट्रीय स्तर की राजनीति, नेशनल लेवल की राजनीति करने का मौका है, वो नरेंद्र मोदी और दूसरा नाम शिवराज सिंह चौहान।
वो इसलिए क्योंकि शिवराज सिंह चौहान, जैसे मैंने बताया कि उनके बारे में जो एक जनरल छवि है वो ये है कि मध्य प्रदेश को जिस तरह से वो आगे लेके गए अपने कार्यकाल के दौरान, मध्य प्रदेश में जो उन्होंने विकास के नए पैमाने पर ले गए, उसके कारण जो है सबसे ज्यादा उनको लोग प्रतिष्ठा से इज्जत से देखते थे। जाहिर तौर पर व्यापम वाला जो एक फेज आया वो एक ऐसा फेज जरूर है जिसके बाद थोड़ा सा उनकी जो छवि नेशनल मीडिया के, मध्य प्रदेश में तो होगा ही शायद, नेशनल मीडिया में भी जाहिर से